नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। बेनेडेत्तो क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक थे। जन्म 25 फरवरी 1866 ईस्वी को इटली में हुआ। इनका निधन 20 नवंबर 1952 ईस्वी को हुआ था। बेनेडेत्तो क्रोचे इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने आत्मवादी दर्शन के आधार पर सौंदर्य सिद्धांत की व्याख्या किया है, जो अभिव्यंजनावाद के नाम से प्रसिद्ध है। अभिव्यंजनावाद का मूल स्रोत वस्तुतः स्वच्छंदतावाद की उस प्रवृत्ति में है जो रूढ़ि, परंपरा, नियम आदि का विरोध करती है। निबंध फंडामेंटल थीसिस ऑफ एस्थेटिक एज साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये इनका निबंध था। रचना एस्थेटिक 2 भाग में है। प्रकाशन 1902 ईस्वी। सिद्धांत अभिव्यंजनावाद। प्रवर्तक बेनेडेत्तो क्रोचे। प्रवर्तन वर्ष 1900 ईस्वी है। उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना। विशेष तथ्य क्रोचे का अभिव्यंजनावाद कला के मूल तत्व की खोज का प्रयास है। कला का वास्तविक तत्व क्या है अथवा उसकी आत्मा क्या है, इस विषय में क्रोचे ने अपना विवेचन प्रस्तुत किया है, जिसे अभिव्यंजनावाद के नाम से जाना जाता है। अभिव्यंजनावाद की प्रक्रिया इस प्रकार है। क्रोचे की मान्यता है कि अभिव्यंजना मानसिक व्यापारों पर आधारित है। इन मानसिक व्यापारों की 2 कोटियाँ होती है। पहला सैद्धांतिक या मानसिक और दूसरा व्यवहारिक क्रिया। सैद्धांतिक या मानसिक के 2 भेद हैं, सहज बोध और बुद्धि बोध। सहज बोध भावात्मक होता है और बुद्धि बोध वैचारिक होता है। व्यवहारिक क्रिया के भी 2 भेद हैं, नैतिक क्रिया और आर्थिक क्रिया। अभिव्यक्ति के लिए सबसे अधिक जरूरी सहज अनुभूति है, जिसके माध्यम से कलात्मक निर्माण होता है। क्रोचे ने विचारात्मक क्रिया का संबंध तर्कशास्त्र से, आर्थिक क्रिया का संबंध अर्थशास्त्र से और नैतिक क्रिया का संबंध नीति शास्त्र से माना है। क्रोचे के अनुसार सहज ज्ञान या अभिव्यंजना ज्ञान का प्रथम सोपान है, बुद्धिजन्य ज्ञान उसके बाद आता है। कलात्मक निर्माण की निम्नलिखित 4 श्रेणियां हैं: अंतः संस्करण, अभिव्यंजना, अनुषांगिक आनंद और अभिव्यक्ति। अंतः संस्करण जब दृष्टा किसी वस्तु को देखता है तब उसके चित्त पर कुछ संस्कार यानी प्रभाव पड़ता है। अभिव्यंजना इन संस्कारों के जागृत होने से मन ही मन इसकी आंतरिक अभिव्यक्ति होने लगती है, जो अभिव्यंजना कहलाती है। अनुषांगिक आनंद इससे दृष्टा के मन में एक प्रकार के सौंदर्य बोध होता है, जिससे आनंद की उत्पत्ति होती है या अनुभूति होती है। चौथा है अभिव्यक्ति। जब अभिव्यंजना आंतरिक नहीं रहकर शब्द आदि के माध्यम से स्थूल रूप में प्रकट हो जाती है, तब इसे अभिव्यक्ति कहते हैं। अभिव्यंजनावाद की प्रमुख विशेषताएं या मान्यताएं इस प्रकार हैं। कला सहज अनुभूति है तथा सहज अनुभूति ही अभिव्यंजना है। अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान है। यह एक मानसिक क्रिया है तथा अध्यात्म की आवश्यकता है। अभिव्यंजना अखंड है, उसे वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक होती है। कला कला के लिए है, कला स्वयं साध्य है। क्रोचे की मान्यता है कि कलाकार के लिए सुंदर और असुंदर का कोई भेद नहीं होता है। अभिव्यंजनावाद के दोष या कमियां इस प्रकार हैं। क्रोचे की दृष्टि में सहज अनुभूति, कला तथा अभिव्यंजना एक ही है। यह सिद्धांत आत्मपरक है। इसी आधार पर इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना हुई है। कला और शैली तथा कला व आस्वादन प्रक्रिया को एक ही मानना चाहिए। उपलब्धियाँ। हिंदी में क्रोचे के
अभिव्यंजनावाद का उल्लेख सबसे पहले आचार्य शुक्ल ने किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार क्रोचे का अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहते हुए इसे वाग्य वैचित्र्यवाद कहा है। जय हिंद। आप सब ने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।